देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा बदतर और खराब है, और ये देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। और इस पेंशन स्कीम से आपने देश के अर्धसैनिक बलों को निकालकर बाहर कर दिया। वो इस दायरे में नहीं आएंगे। देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस इस दायरे में नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी 25 साल की सर्विस होती ही नहीं। तो जब उनकी 25 साल की नौकरी होगी तभी आप यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उनको देंगे, वरना 10,000 रुपए की पेंशन उनको मिलेगी। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब से आपने अपनी नौकरी शुरू की, मान लीजिए आपने 40 साल नौकरी की, तो हर महीने आपका 10% सैलरी से कटेगा पेंशन के नाम पे, और उसके बाद पूरा पैसा सरकार अपने पास रख लेगी। मान लीजिए 1 लाख की सैलरी है, 40 साल आपने नौकरी की, कभी 2 लाख होगी सैलरी आगे बढ़ के आपकी, कभी 3 लाख होगी। जितना पैसा आता है 10% के हिसाब से, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार रख लेगी अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम के 12 महीने जो हैं उसका एवरेज निकालकर 6 महीने की तनख्वाह आपको कैश में दे देंगे, और फिर ये कह रहे हैं कि एवरेज सैलरी निकाल के आपको आधा पेंशन देंगे। पहले तो आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट कर्मचारियों का मार लिया, लाखों रुपए जो अपनी पूरी जिंदगी में उनकी 10% कटौती के नाम पे इकट्ठा होगा। दूसरी चीज, आपने इससे अर्धसैनिक बलों को बाहर कर दिया बड़ी संख्या में। आपने इसमें कह दिया 25 साल की जब न्यूनतम आपकी सर्विस होगी, 20 साल से बढ़ाकर उसको 25 साल कर दिया, कि न्यूनतम सर्विस जब आपकी 25 साल की होगी तभी आप इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। तो कुल मिलाकर ये एनपीएस से भी ज्यादा बदतर यूपीएस आया है, और देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा मोदी सरकार ने किया है, जिसको इस देश के कर्मचारी समझते हैं, और इसका जवाब हो देंगे। आप लोग अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए। भाई, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने में आपको क्या समस्या है? आप ओपीएस बहाल कीजिए, और उसमें जो सर्विस का टाइम पीरियड है पेंशन के लिए वो 20 साल है, वो 20 साल रखिए आप। आपने बढ़ा के 25 साल कर दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो बाहर हो जाएंगे ना इससे। नहीं, मांग तो पुराने ओल्ड पेंशन सिस्टम का था, ये नया तीसरा लाया है इन्होंने। ये तो न्यू पेंशन सिस्टम लाई थी बीजेपी, अब इसका जब विरोध हुआ और चुनाव हारे, और जो चुनाव अभी जम्मू कश्मीर हिमाचल का हो रहा है, सॉरी हरियाणा का हो रहा है, उसको देखते हुए इन्होंने किया है। जो ओल्ड पेंशन सिस्टम के कर्मचारी नेता हैं, 10-12 जो प्रमुख हैं, उनसे मेरी बात भी हुई है, और उनका फ़ोन भी आया है, उनकी चिंता भी हमारे तक पहुंची है। उनका ये कहना है कि अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सैलरी, कर्मचारी के सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन होगा, और सरकार अपने तरफ से 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कुल मिला के 28.5% बनता है। पहले के सिस्टम में न कर्मचारी का कटता था 10%, न सरकार अपने तरफ से देती थी, तो 20 साल के रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिला करती थी। अब यह है कि 25 साल रिटायरमेंट होगा तब मिलेगा 50%, जो लास्ट ड्रान सैलरी है 12 महीने का जो औसत निकाला जाएगा, और जो कर्मचारी का जो डिडक्शन होता है हर मंथ 10% होगा। तो कुल मिलाकर के मूर्ख बनाने का कार्य किया गया है। वो संतुष्ट नहीं है, हालांकि पार्टी अध्ययन कर रही है, अध्ययन करके देखते हैं कि क्या पर्सपेक्टिव आया, जो मैं सोच पाया हूँ। और ओल्ड पेंशन सिस्टम, और दूसरा इसका फीचर है कि 10 साल जो सर्विस कर चुका है उसकी मिनिमम पूरा होने पर मिनिमम 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलेगी, और 10 साल से लेके 25 साल के बीच अगर कोई रिटायर होता है तो प्रोरेटा अनुपातिक पेंशन दी जाएगी। तो कुल मिला के सरकार का ये बड़ा घोंच पोच है, पूरा कन्फ्यूजन है इसके अंदर। लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं
और जिनसे बात सरकार ने किया है वो सरकार के लोग हैं, लेकिन जो मेन स्टॉक होल्डर है 23 लाख कर्मचारी हैं वो खुश नहीं है इससे, उनके नेता खुश नहीं है। प्रथम दृष्टया मुझे यही फीडबैक मिला। हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा करने से विफल रहता है। कि इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी। कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला करते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।